रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैं आप लोगों के सामने लाइव आया था और लाइव आके मैंने आप लोगों से एक कहानी का वादा किया था। और दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस कहानी के बारे में कल के दिन ही बता दिया था क्या कहानी होगी। लेकिन आज भी मैं आप लोगों को संक्षेप में बताऊं तो एक माँ है, उसका एक बेटा है और उसी माँ का एक प्रेमी है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी ने कहा था कि एक माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक बेटा भला ही कुपूत हो जाए लेकिन एक माँ कभी भी कुमावता नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में ये जो कहावत है, इस कहावत को भी लोगों ने एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है। बल्कि आज के इस दौर में बेटा भी कुपूत है, माँ भी कुमाता है। और आजकल ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते को इंसान ने कलंकित न कर दिया हो। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियो भले ही मैंने आप लोग को बोला हो कि रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन जब तक ये वीडियो आएगा समय थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास मैं शूट करने के लिए बैठ रहा हूँ। अभी बस जस्ट घर आया था, तो उसके बाद में पहले सोचा कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि कल भी दिन भी वीडियो नहीं आया था और आज भी नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं दर्शक हमारे सोचेंगे कि सर कल लाइव में भी बहुत ज़्यादा उदास थे और बोल रहे थे कि आगे से इस चैनल पे काम करें या ना करें, और आज लगता है कि सर ने काम छोड़ दिया। तो मैंने सोच लिया कि फैसला कर लिया कि काम तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। बाकी आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार हमेशा बना हुआ ही है। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। और इसी कानपुर में एक थाना लगता है, बरौर थाना। ये जो बरौर थाना है, इसी बरौरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, अंगदपुर गांव। और इसी अंगदपुर गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है जगदीश नारायण। जगदीश नारायण का एक बेटा है जिसका नाम संदीप कुमार है। और संदीप कुमार की शादी हो चुकी है और उसकी शादी एक ममता नाम की लड़की से होती है। संदीप और ममता दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताते हैं और इनको एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम ये लोग प्रदीप रखते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, प्रदीप बड़ा होता है। इसी बीच में जो संदीप कुमार होते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब इस परिवार में जो परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी वो जगदीश नारायण पे आ चुकी थी, जो इस परिवार के मुखिया थे, यानी संदीप के पिता और ममता के ससुर। लिहाजा जो जगदीश नारायण थे अपने परिवार का भरपूर ख्याल रखते हैं। इसी बीच में जो जगदीश नारायण का पोता होता है जिसका नाम प्रदीप सिंह होता है, यानी संदीप कुमार और ममता सिंह का बेटा, जिसका नाम प्रदीप कुमार होता है, धीरे धीरे उसकी भी उम्र हो जाती है। और अब प्रदीप कुमार जो होता है वो भी कमाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब प्रदीप कुमार की उम्र भी तकरीबन 25 साल के आसपास हो जाती है, जो घर का अकेला चश्मोचिराग था, तो प्रदीप कुमार भी सोचता है कि दादू अकेले हैं और माम भी है और पिताजी तो ऑलरेडी है नहीं, सिर पे उनका साया नहीं है। इसलिए प्रदीप कुमार पैसा वैसा कमाने के लिए, काम काज करने के लिए आंध्र प्रदेश चला जाता है। वहीं पर रहकर काम करता, छोटी मोटी नौकरी करता, जो भी नौकरी करता उसके जो पैसे होते अपनी माँ ममता को भेजता। और जो ममता थी उन्हीं पैसों से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही थी। इसी बीच में दिवाली साल 2025 में जब आती है, तो उसके बाद में जो प्रदीप कुमार होता है ये अपने घर आता है। घर आने के बाद में अच्छे खासे रह रहा था, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 26 अक्टूबर साल 2025। और इसी 26 अक्टूबर साल 2025 को जो प्रदीप सिंह होता है वो अपनी माँ और अपने दादू से ये कहकर निकलता है कि वो किसी काम से अभी जा रहा है और 1 डेढ़ घंटे में वापस लौट आएगा। लिहाजा घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी लौट आना। अब एक जो बेटा जो 25-26 साल का है, तो ऐसे में उसके ऊपर कौन पाबंदी लगाएगा, इसलिए घर वाले उसको अलाउ कर देते हैं। प्रदीप कुमार चला जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदीप कुमार लौट कर नहीं आता है। अब जब प्रदीप कुमार लौट के नहीं आता है तो घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं कि प्रदीप कुमार कहाँ चला गया। जो दादा जगदीश होते हैं और जो माँ ममता होती है, अब ये परेशान हताश होते हैं, उसका मोबाइल नंबर लगाते हैं तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है तो उसके बाद में तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, आस पड़ोस के तमाम जानने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं किसी ने प्रदीप को देखा क्या। लेकिन दोस्तों, जो प्रदीप होता है उसका आखिरकार किसी ने भी कोई पता नहीं बताया। अब दादा जो जगदीश नारायण है ये भी परेशान है, जो माँ ममता सिंह है ये भी परेशान है। लेकिन प्रदीप को कहाँ ढूंढे, किससे पता करें, इसके बारे में कुछ भी इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आज ऐसे करते करते आधी रात का समय हो जाता है। जगदीश नारायण फैसला करता है कि कल सुबह जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखाएगा। और होता भी ऐसा ही है कि सुबह सुबह जाकर वो अपने पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है।
लेकिन इसी 26 अक्टूबर साल 2025 का ये मामला था। 27 अक्टूबर साल 2025 आती है और सुबह सुबह का वक्त होता है। कानपुर पर जो कानपुर से जो इटावा के लिए हाईवे निकलता है, इसी इटावा हाईवे पर जो डेरापुर थाना है और यहीं पर एक जगह पड़ती है बलराम मऊ। ये जो बलहरा मऊ है, इसी के पास में जो हाईवे होता है, 27 अक्टूबर को सुबह सुबह के वक्त कुछ लोग जब उधर से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। उसका सर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि किसी तेज वाहन की चपेट में ये शख्स आ गया होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। लिहाजा उसके बाद में इस बात की सूचना सीधा सीधा पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को एक तरीके से पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। डेड बॉडी के पास से जो कुछ मिला था उसके आधार पर शिनाख्त करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये व्यक्ति अंगदपुर का रहने वाला है और इसके दादा का नाम जगदीश नारायण है, इसकी माँ का नाम ममता है। लिहाजा फिर कहती है पुलिस जगदीश नारायण के पास पहुंचती है। जगदीश नारायण कहता है कि साहब, मैंने अपने पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और मुझे पूरा शक है कि मेरे पोते का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पोते की हत्या की गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहू ममता और उसके साथ में एक उसका दोस्त है जिसका नाम मयंक कटियार है, उसी ने की है। अब लिहाजा इस तरीके से एक ससुर की तरफ से अपनी बहू के ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना, उसी के बेटे के कत्ल का बात पुलिस को हजम तो होती नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर पुलिस को कोई क्लू मिला था, कोई सबूत थोड़ा बहुत मिला था जिस पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, लिहाजा पुलिस भी इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस न कि इस केस को सीरियल तरीके से लेती है, बल्कि जो प्रदीप की माँ होती है ममता, इसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स, इसकी लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगालती है। अब जब कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो इस कॉल डिटेल्स में पुलिस को बड़ा कुछ अजीब मिलता है। इस कॉल डिटेल्स में साफ साफ पता चलता है कि ममता और मयंक कटियार की लगातार पिछले कुछ समय से बातचीत हो रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी करने वाला पुलिस को ये मिलता है कि जो ममता सिंह और मयंक कटियार है, 26 अक्टूबर साल 2025 की इनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो दोनों की सेम ही जगह पर थी। अब ये कैसे पॉसिबल था कि दोनों सेम जगह हो? लिहाजा पुलिस का जो शक था, ये शक यकीन में बदलता है। उसके बाद में पुलिस जो होती है इस ममता को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और इससे पूछताछ शुरू करती है। तो शुरुआत में जो ममता थी ये पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करती है। ये कभी पुलिस से कुछ कहती तो कभी कुछ कहती, लेकिन फाइनली पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार जो ममता सिंह होती है टूटती है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाती है। और जो कहानी सुनाती है वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल जब ममता की शादी संदीप कुमार के साथ में होती है और शादी होने के बाद में उन्हें एक बेटा होता है, लेकिन जैसे ही लगभग 8 से 10 साल का और समय गुजरता है तो जो संदीप कुमार होते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब संदीप कुमार की मौत हो चुकी थी। अब घर में एक ससुर थे, एक बेटा था। अब जो ममता थी अकेली रह चुकी थी। लिहाजा जब ये अकेली रह जाती है तो गांव में ही रहने वाले मयंक कटियार के साथ में इसकी आंख में चौली शुरू हो जाती है। जब इसकी आंख में चौली शुरू होती है तो उसके बाद में उससे मिलना मिलाना शुरू होता है। जो बेटा प्रदीप होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो आंध्र प्रदेश काम करने के लिए चला जाता है। अब जगदीश नारायण घर में अकेले थे, बुजुर्ग थे, तो उन्हें ये महिला कभी भी धोखा देकर अपने प्रेमी से मिलने जाती, कभी कभी रात को उसके अपने घर पे ही बुला लेती। इसी तरीके से जो अवैध संबंधों का सिलसिला था ये चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि कभी कभी इन चीज़ों की खबर हर किसी को होती है, लेकिन कोई लोक लाज की वजह से कहता नहीं है। और कहीं ना कहीं जो घर के मुखिया जगदीश नारायण थे, यानी ममता सिंह के ससुर, उनको इस बात की सूचना लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बहू से कुछ कहते नहीं। वो सोच रहे थे कि अगर वो कुछ कहेंगे तो हो सकता है घर में बिगाड़ आ जाए, उसको अकल आएगी तो खुद सुधर जाएगी। लिहाजा इसी बीच में जो प्रदीप सिंह होते हैं उसको भी गांव से उड़ते उड़ते ये खबर मिलती है कि तुम्हारी माँ के चाल चलन ठीक नहीं है। इसलिए वो अपनी माँ से बात भी करता है। माँ को उसके रिश्ते के प्रति काफ़ी ज़्यादा डराता धमकाता भी है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ममता सिंह थी उसके ऊपर मयंक कटियार का जादू चल चुका था और वो किसी भी तरीके से मयंक कटियार को भूलना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो अपने प्रेमी मयंक कटियार से कहती है कि उसका जो बेटा है आए दिन उसके ऊपर बंदिशें लगाता है, आए दिन उसे रोकता है, टोकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा रोड़ा बना हुआ है। अब जैसे ही मयंक कटियार ये बात सुनता है तो उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग प्रदीप सिंह यानी तुम्हारे बेटे को उस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दें। लेकिन विदा करने से पहले जो ममता सिंह होती है एक बड़ी प्लानिंग करती है। वो कहती है कि क्यों ना मेरे बेटे के नाम पर 2-4 पॉलिसी ली जाए और उसकी मौत को एक एक्सीडेंटल मौत अगर दिखा दिया जाए तो रास्ते का जो कांटा है वो भी निकल जाएगा और हमें अपनी आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। इसलिए जो प्रदीप सिंह था उसके नाम पर ये 4 बीमा पॉलिसी लेते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 33 लाख के आसपास होती है। और उसके बाद में 26 अक्टूबर साल 2025 को जो मयंक कटियार होता है अपने एक दोस्त ऋषि को अपने साथ लेता है और उसके बाद में प्रदीप सिंह को चाय और खाना खिलाने के बहाने से कहीं पर लेके चला जाता है।
उसके बाद में कानपुर इटावा हाईवे पे पहुंचता है और वहीं पर उसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद में किसी भारी भरकम चीज़ से उसको सर को कुचलता है और वहीं हाईवे पे डाल देता है, ताकि ये जो मौत है ये एक्सीडेंटल मौत लगे। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हो गया कि जिस्म के अन्य हिस्सों पर भी चोटें थीं, जहां पर मारने तोड़ने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग बड़ा हैरान थे कि आज के इस दौर में जो माँ है उस माँ के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें खान अली हैं, लिखते हैं भाई मेरे कमेंट्स कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स को गलत मत लेना, माशाल्लाह आप देखने में बहुत अच्छे हैं, बट आप जब न्यूज़ डिलीवर करते हैं तो फेस एक्सप्रेशन थोड़ा मायूस फील करते हैं। न्यूज़ बोलते हैं चहकते रहिए, उसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड करें, व्यूज़ में 4 चांद लग जाएंगे। तो खान जी असल में क्या होता है कि मैं क्राइम न्यूज़ सुनाता हूँ, तो मैं उस क्राइम न्यूज़ को चहक चहक कर कैसे करके सुनाऊँ, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं जब क्राइम न्यूज़ सुनाता हूँ मैं उसमें डूब जाता हूँ और मैं फील करता हूँ कि जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसके साथ में क्या कुछ हुआ होगा, उसने किस तरीके से उस दर्द को सहा होगा। यही एक वजह है। बाकी व्यूज़ को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ, आपने बात तो ठीक कही है, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश तो करूँगा। ये चौधरी हैं, लिखते हैं एक से बढ़कर एक सुनने को मिल रहे हैं, लगता है कि आज के दौर में इज्जत सारी चीज़ें लोगों ने ताक पे रखती हैं। ये चौधरी जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया स्टोरी है भाई, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार नमस्कार मलिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है। उसके बाद में नूर नूर समद हैं, लिखते हैं शावेज भाई बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहानी सुनाई आपने, बिना मसाला के आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे। नूर समद सूरजपुरी किशनगंज बिहार से सुनते हैं, शुक्रिया। नरगिस बानो लिखते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, क्राइम क्राइम होता है, शुक्रिया बहन। उसके बाद में सुरेश जाला हैं, लिखते हैं सर आप अच्छी तरह से कहानी एक्सप्लेन करते हो, मज़ा आ जाता है। तो सुरेश जाला जी शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार काफ़ी दिनों के बाद कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी अच्छा लगा, देसी अंदाज आवाज़ में काफ़ी शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं राजस्थान से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया है, लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ भी आपकी कहानी सुनती हैं, पसंद करती हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में पुरानंद ठाकुर हैं, लिखते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम स्टोरीज सर जी मलिक जी, शुक्रिया भाई। और NTR हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई जान, शुक्रिया मेरे भाई। लाइक अब्बास गुलस्तनाज बागपति यूपी से कहानी सुनते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं भाई, वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, पत्नी को गलत काम करना था इसलिए पति को रास्ते से उसने हटाया, जी शुक्रिया आपका। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, माजिद अंसारी जी शुक्रिया मेरे भाई आपका। सुन त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुन त्यागी शेनोबल शहर से सुनते हैं, शुक्रिया। मीना जी नमस्ते लिखते हैं, साहिल जी हैं, कमेंट्स करते हैं, शाहबुद्दीन इनका नाम है। एरियस लिखते हैं बाइफ जो बोल रही हैं क्या सच बोल रही हैं, क्योंकि अब तो मरने वाला चला गया। जी आपने अच्छी बात कही, वो सच बोल रही हैं नहीं बोल रही हैं अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। फरदाना सिद्दीकी लिखते हैं जब उसका हस्बैंड उसके साथ गलत कर रहा था तो सारे रिलेटिव्स को बताना चाहिए था, बेचारे बच्चे अनाथ हो गए, जी शुक्रिया। शाकिब फरहान जी, दिनेश कुमार जी अपना कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।